हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। आज मैं कक्षा 6 का ज्योग्राफी का अध्याय नंबर 1 हमारा सौरमंडल के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो ये बिहार एससीईआरटी का बुक है। तो आइए अब हम हमारा सौरमंडल देखते हैं। गोविंद पिताजी के साथ रात में छत पर लेटा हुआ आकाश की ओर देख रहा था। दूर टिमटिमाते तारे उसे अच्छे लग रहे थे। वह पिताजी से पूछ बैठा, पिताजी तारे टिमटिमाते हैं क्यों? कुछ तारे में कम तो कुछ तारे में ज़्यादा चमक होती है। पिताजी बोले, आसमान में चांद तारों का एक पूरा परिवार है। कल हम लोग तारामंडल घूमने चलेंगे, वहीं तुम्हारी समझ में सारी बात आ जाएगी। तो गोविंद नाम का कोई लड़का है बच्चों, वो अपने पिताजी से पूछता है, रात में छत पर सोया हुआ था, अपने पिताजी से पूछता है कि तारा क्यों टिमटिमाते हैं। कुछ तारे में कम रोशनी होती है, कुछ तारे में अधिक रोशनी होती है। गोविंद एक्चुअली ये अपने पिताजी से पूछना चाहता है। तो पिताजी बोलते हैं कि आसमान में जो चांद तारे होते हैं वो एक पूरा परिवार होता है। और ये भी बोलते हैं कि कल हम लोग तारामंडल घूमने चलेंगे और वहीं पर गोविंद को पूरा समझ में आएगा, ऐसा पिताजी बोलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट। अगले दिन गोविंद पिताजी के साथ तारामंडल पहुंचा। उसने प्रवेश द्वार पर ही एक बड़ा सा चित्र देखा। पिताजी ने बताया, यह सूर्य एवं उसके परिवार का चित्र है। जिस प्रकार हमारा अपना परिवार है, उसी प्रकार सूर्य के परिवार में स्वयं सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह आदि होते हैं। मतलब पिताजी सूर्य के बारे में कहना चाह रहे थे कि सूर्य और उनका परिवार का चित्र है, जिस प्रकार हमारा अपना परिवार है उसी प्रकार सूर्य का भी परिवार है, जिसमें सूर्य शामिल है, ग्रह शामिल है, उपग्रह शामिल है, क्षुद्र ग्रह शामिल है। कुछ ही देर बाद सब लोग तारामंडल में प्रवेश करने लगे थे। गोविंद भी अपने पिताजी के साथ अंदर गया। सूर्य सौर परिवार का मुखिया होता है। सूर्य सौर परिवार का मुखिया है। गोल छत के नीचे लगी कुर्सियों पर बैठ गए। थोड़ी ही देर में उद्घोषणा की आवाज़ गूंजी, नमस्कार, तारामंडल में आपका स्वागत है। अभी हम लोग सौरमंडल की सौर पर जाएंगे। गोल छतरी नुमा छत पर धीरे धीरे अंधेरा छा गया तथा तारे टिमटिमाने लगे। गोविंद अपनी कुर्सी पर संभालकर बैठ गया। अरे यह क्या है? ये तो रात हो गई। तभी आवाज़ गूंजी, आइए सौरमंडल के मुखिया से मिलते हैं। इतना कहते ही एक दिशा में चमकता हुआ सूर्य के दर्शन होने लगे। पूरा हॉल रोशनी से भर उठा। कुछ ने तो तालियां भी बजा दी। उद्घोषण की आवाज़ गूंजी, सूर्य और सौर परिवार का मुखिया है। सूर्य सौर परिवार का मुखिया होता है बच्चों। यहाँ पर सूर्य जो है वो हमारा सौर परिवार का मुखिया है। यह परिवार का सबसे बड़ा एवं प्रमुख सदस्य है। सूर्य जो है वो परिवार का सबसे बड़ा और प्रमुख सदस्य है। सौर परिवार के सभी सदस्य प्रायः इस प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। दूरबीन से देखने पर सूर्य की सतह से उठती हुई आग की लपटें दिखाई देती है। जब हम लोग दूरबीन से सूर्य को देखते हैं तो सूर्य की जो सतह होती है वो आग से लपटी हुई दिखाई देती है। इसे सौर प्रज्वाला कहते हैं। मतलब सूर्य की जो सतह पर लपटें आग की दिखाई देती है उसे हम लोग सौर प्रज्वाला कहते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सौर प्रज्वाला बोलते हैं। हमारी पृथ्वी से सूर्य कई गुना बड़ा है। सूर्य जो है वो हमारी पृथ्वी से बहुत बड़ा है, कई गुना बड़ा है। अगर हम सूर्य को क्रिकेट की गेंद माने तो पृथ्वी राई के दाने के बराबर है। और सूर्य को पृथ्वी का मतलब क्रिकेट का गेंद मानते हैं तो जो हमारा पृथ्वी है उस गेंद के राई के दाने के बराबर है। ग्रहों से परिचय। सूर्य से थोड़ी ही दूर पर एक और गोला उभरा जो आकार में सूर्य से छोटा था।
गोविंद पिताजी से पूछ बैठा, पिताजी ये चमकने लगा। इतने में कुछ और गोले उभरे और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। उद्घोषण की आवाज़ गूंजी, ये 8 गोले सौर परिवार के सदस्य हैं, इन्हें ग्रह कहते हैं। तो ग्रह किसे बोलते हैं? जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, और इनकी संख्या, ग्रहों की संख्या 8 है। और ग्रह अपने अक्ष पर भी स्वयं चक्कर लगाता है, और ग्रह में स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। एक तीर का चिन्ह बारी बारी से सभी ग्रहों पर जाने लगा। उद्घोषण ने उनका नाम बताया। सूर्य के बाद में आपका बुध आता है, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण। उद्घोषण ने पुनः बताया कि तीर जिस गोले को दिखा रहा है वह सूर्य के सबसे निकट बुध ग्रह है। यानी कि सूर्य के सबसे निकट वाला ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह है, इसीलिए उसमें अधिक चमक है। तीर का निशान एक लाल गोले की ओर इशारा करने लगा। उद्घोषक ने बताया यह मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह जो होता है वो लाल रंग का होता है। लाल रंग होने के कारण इसे लाल ग्रह कहते हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और बच्चों ये देखिए, ये आपका सौर मंडल है जिसमें सूर्य सबसे केंद्र में है, उसके बाद में बुध है, उसके बाद में शुक्र है, उसके बाद में पृथ्वी है, उसके बाद में मंगल है, उसके बाद में बृहस्पति है, उसके बाद में शनि है, फिर उसके बाद में अरुण है, फिर उसके बाद में वरुण है। सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अधिकतम दूरी पर और वरुण है, सबसे अधिकतम दूरी पर वरुण, और सबसे न्यूनतम दूरी पर बुध है। और हमारा पृथ्वी का नंबर बुध, शुक्र और पृथ्वी, मतलब बुध पहला पे, दूसरा पे शुक्र, तीसरा नंबर पे पृथ्वी आता है। सभी ग्रह एक निश्चित दूरी बनाकर सूर्य के चारों ओर घूम रहे थे। गोविंद के पिता ने कहा, गौर से देखो, 2 ऐसे भी ग्रह हैं जो अन्य ग्रहों के घूमने की दिशा में न घूमकर उल्टी दिशा में घूम रहे हैं। तभी उद्घोषणा हुई। सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। शनि के चारों ओर छल्ले को दिखाकर उन्होंने बताया कि यह एकमात्र ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ले हैं। प्लूटो, जिसकी गणना पहले ग्रह के रूप में होती थी, उसे अब क्षुद्र ग्रह की संज्ञा दे दी गई है। तो हाँ, अब आते हैं, कुछ जानते हैं। तो सौर मंडल में 2 ऐसी ग्रह है जो कि उल्टा चक्कर लगाते हैं, और वह 2 ऐसे ग्रह हैं जो उल्टा चक्कर लगाते हैं। उन 2 ग्रह का नाम है, एक का नाम है आपका, 2 ग्रह जो है, एक का नाम है आपका एक का नाम है आपका शुक्र, और एक का नाम है अरुण। एक का नाम है शुक्र और एक का नाम है अरुण। ऐसा शुक्र और अरुण 2 ऐसे ग्रह हैं जो कि आपका उल्टा चक्कर लगाते हैं। और शनि ग्रह जो है उसके चारों ओर छल्ले हैं। शनि ग्रह के चारों ओर छल्ले हैं। और पहले एक प्लूटो ग्रह था जिसकी खोज 2004 में हुई थी। उसे ग्रह के रूप में माना जाता था, लेकिन वह कुछ नियमों का उल्लंघन करता था, जिसके कारण उसे हम क्षुद्र ग्रह की संज्ञा दे दिए हैं। उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। आसमान में टिमटिमाते तारे। अचानक छतरीनुमा आकाश का रंग बदला। अब सूर्य और ग्रहों की जगह तारे टिमटिमाने लगे। गोविंद यह देखकर दंग था। तभी आवाज़ गूंजी, तारों का अपना प्रकाश होता है। चूँकि ये तारे हमसे काफ़ी दूर पर हैं, इसीलिए हमें टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। तो जब सूर्य की जगह तारे टिमटिमाने लगे तो गोविंद देखकर दंग रह गया, क्योंकि अब सूर्य के जगह तारे टिमटिमाने लगे। तो तारे के पास भी अपना प्रकाश होता है, लेकिन तारा सूर्य से और हमसे बहुत दूरी पर होता है, जिसके कारण उसका प्रकाश हमारे पास आते आते धुंधली टाइप पे हो जाती है और टिमटिमाती हुई नज़र आती है। अब गोविंद को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। इनमें से कुछ तारे तो सूर्य से भी बड़े हैं। सूर्य भी तो एक तारा ही है, लेकिन यह पृथ्वी से काफ़ी नज़दीक प्रतीत होता है। परंतु वास्तव में यह पृथ्वी से बहुत दूर है। इस
प्रकाश इसका प्रकाश हम तक लगभग 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंच जाता है। सूर्य के बाद सबसे नज़दीक तारा प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 4 वर्ष का समय लेते हैं। अब आइए समझते हैं। सूर्य भी एक तारा ही है, लेकिन सूर्य पृथ्वी से काफ़ी नज़दीक प्रतीत होता है, इसीलिए थोड़ा बड़ा दिखाई देता है। लेकिन वास्तव में सूर्य जो है वो पृथ्वी से बहुत दूर पर है और सूर्य से पृथ्वी पर रोशनी आने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। सूर्य के बाद सबसे नज़दीकी तारे प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 4 वर्ष लगाते हैं। यानी कि सूर्य के बाद जो सबसे नज़दीकी तारा है, जिसे हम लोग प्रॉक्सिमा सेंचुरी बोलते हैं, वो उसका प्रकाश पृथ्वी तक आने में लगभग 4 वर्ष का समय लगता है। प्रकाश की गति ज्ञात कर पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी का अनुमान लगाइए। प्रकाश की गति कितनी होती है, आगे हम लोग जानेंगे प्रकाश की गति कितनी होती है। सूर्य के बीच की दूरी अनुमान लगाइए। तो प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है और सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य और पृथ्वी के सबसे नज़दीकी आकाशीय पिंड का नाम का पता लगाना। सूर्य और पृथ्वी के लगभग नज़दीक वाले आकाशीय पिंड का पता लगाना है। अब गोविंद को तारे का अब आते हैं पृथ्वी के बारे में जानते हैं। पृथ्वी हमारा घर है। गोविंद को तारे का रहस्य समझ में आने लगा था। तभी उद्घोषक ने कहा, चलिए अब हम अपनी धरती पर चले। गोविंद चौंका, अरे हम धरती पर ही तो हैं। छतरीनुमा आसमान पर गोला आकृति उभरने लगी। उसमें कई रंग के धब्बे दिखाई देने लगे। उद्घोषक ने बताया, यही हमारा पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं। यही वह एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन मिलता है, क्योंकि यहाँ जल एवं जीवन के लिए आवश्यक गैस मौजूद है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीला नजर आती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वायुमंडल में प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है तथा समुद्र की सतह से नीले रंग का परावर्तन सर्वाधिक होता है। चूँकि पृथ्वी का 71% भूभाग जल से घिरा है तथा 29% जो है वो स्थल है। जलीय भागों के अधिक रहने के कारण प्रकाश का प्रवर्तन अधिक होता है, इससे यह नीला ग्रह दिखाई देता है। तो पृथ्वी के बारे में कुछ हम लोग जानते हैं। तो पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव मिलता है। यहाँ पर पृथ्वी पर जल और जीवन के लिए आवश्यक कुछ गैस मौजूद है, इसीलिए यहाँ पर जीवन संभव है। पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखने पर नीले नजर आती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वायुमंडल में प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है तथा समुद्र का जो रंग है वो नीले रंग का होता है और नीला रंग का परावर्तन सबसे अधिक होता है। इसके कारण पृथ्वी पर 71% भूभाग जल से घिरा है और 29% पृथ्वी का स्थल भाग है। तो अधिक जल से घिरे होने के कारण नीला रंग अधिक परावर्तित होता है, जिसके कारण पृथ्वी नीले रंग का दिखाई देती है और इसीलिए पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, उपग्रहों की सैर। उद्घोषक ने बताया, ग्रह के अलावा सौर परिवार में उपग्रह होते हैं। गोलाकार छत पर सभी ग्रह उभर आए। कुछ ग्रह के इर्द गिर्द कुछ गोले पिंड घूमते नजर आ रहे हैं। कुछ ग्रह के उपग्रह जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसे हम लोग उपग्रह के नाम से जानते हैं। उपग्रह भी सौर परिवार का एक हिस्सा होता है। गोलाकार छत पर सभी ग्रह उभर आए। कुछ ग्रह जो है वो कुछ ग्रह के इर्द गिर्द कुछ गोला पिंड घूमते नजर आने लगे, जिससे हम लोग क्या बोलेंगे, उपग्रह बोलेंगे। पृथ्वी के चारों ओर भी एक पिंड घूम रहा है। पृथ्वी के चारों ओर भी एक पिंड घूम रहा है जिसका नाम है चंद्रमा, जो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नज़दीक होने के कारण इतना बड़ा दिखाई देता है कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर 1.25 सेकंड में पहुंच जाता है।
चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा में 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है। तो जो चंद्रमा है पृथ्वी से काफ़ी नज़दीक है, जिसके कारण पृथ्वी से चंद्रमा थोड़ा बड़ा दिखाई देता है। चंद्रमा से पृथ्वी पर चंद्रमा की प्रकाश आने में लगभग 1.25 सेकंड का समय लगती है और चंद्रमा पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में 27 दिन और 8 घंटे में पूरा करता है। और चंद्रमा जो है वो अपने अक्ष पर इतने ही घंटे में घूम जाता है, अपने अक्ष पर भी 27 दिन और 8 घंटे में एक चक्कर लगाता है। यही कारण है कि हमें चंद्रमा का एक ही चेहरा दिखाई देता है। चंद्रमा पर न तो जल है और न ही वायु। यह दिन में बहुत अधिक गर्म और रात में बहुत अधिक ठंडा रहता है। इसका धरातल ऊबड़ खाबड़ है और इस पर मिट्टी भी नहीं है। चंद्रमा का धरातल जो है वो बहुत ऊबड़ खाबड़ है। चंद्रमा पर मिट्टी भी नहीं है। चंद्रमा पर न तो जल है न ही वायु है। और यहाँ पर चंद्रमा पर दिन में बहुत गर्मी होता है और रात में बहुत ठंडा होता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। अब आते हैं, सभी उपग्रह अपने ग्रह के चारों ओर घूमते रहते हैं। कुछ ग्रह तो कई उपग्रह हैं, कुछ ग्रह के तो कई उपग्रह हैं और किसी को एक भी नहीं है। अकेले बृहस्पति के 63 उपग्रह, शनि के 62 उपग्रह, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। मतलब कि आइए हम लोग कुछ समझते हैं। तो मतलब कि बहुत सारे ऐसे ग्रह हैं जिसके बहुत उपग्रह हैं और कई सारे ऐसे ग्रह हैं जिसके उपग्रह हैं ही नहीं। जैसे कि बृहस्पति जो ग्रह है उसके 63 उपग्रह हैं और जो शनि ग्रह है उसके 62 उपग्रह हैं। बुध और शुक्र जो ग्रह है उसका कोई भी उपग्रह नहीं है। शनि ग्रह का टाइटन सबसे बड़ा शनि ग्रह का जो सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो टाइटन है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। और उपग्रहों का भी अपना प्रकाश नहीं होता। उपग्रह का भी अपना प्रकाश नहीं होता है। ये भी सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट। इसी के साथ उद्घोषक ने सभी दर्शकों को तारामंडल पहुंचकर सौर परिवार की वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त करने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि सभी खगोलीय घटनाएं वैज्ञानिक दृष्टि से समझना और जानना चाहिए, न कि परंपरागत एवं अंधविश्वास से। शो समाप्त हुआ, सभी लोग बाहर निकलने लगे। गोविंद ने उत्साहपूर्वक कहा, आज मैंने नई बातें सीखी। उसके पिताजी ने कहा, उन्होंने कुछ बातें नहीं बताई। सौर परिवार में तारों, ग्रहों, उपग्रह के अतिरिक्त बहुत सारे छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चक्कर लगाते हैं। इन्हें हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच होते हैं। तो आइए अब हम लोग जानते हैं सौर क्षुद्र ग्रह के बारे में। तो सौर परिवार में तारों और ग्रहों एवं उपग्रह के अतिरिक्त बहुत सारे क्षुद्र ग्रह होते हैं जो कि मंगल और बृहस्पति के बीच चक्कर लगाते रहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति के कक्षाओं के बीच होते हैं। खगोलविद का मानना है कि ये ग्रह के टूटे हुए भाग हैं। क्षुद्र ग्रह जो है वो ग्रह के टूटे हुए भाग हैं जो आकाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह जो है वो उसका नाम है, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह का नाम है आपका, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह का नाम कौन सा है? तो मानना है कि टूटा हुआ जो इधर उधर घूमते हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सीरस है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सीरस है। अब आते हैं ग्रहों की परिक्रमा अवधि एवं उपग्रहों की संख्या का वितरण। तो बुध ग्रह अपने अक्ष पर 58.6 दिन में घूमता है अपने अक्ष पर और सूर्य के चारों ओर 87.97 दिन में चक्कर लगाता है। बुध ग्रह 58.6 दिन में अपने अक्ष पर घूम जाता है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है 87.97 दिन। और बुध ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। अब आते हैं शुक्र 243 दिन में अपने अक्ष पर घूमता है
और सूर्य के चारों ओर 224 दिन में एक चक्कर लगाता है। इसके पास भी कोई उपग्रह नहीं है। अब आते हैं पृथ्वी। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में घूमता है और 365.6 दिन में पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। इसके पास एक ग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। अब आते हैं मंगल ग्रह। मंगल ग्रह अपने अक्ष पर 24.6 घंटे में एक चक्कर लगाता है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 687 दिन का टाइम ले लेता है। और मंगल ग्रह के पास 2 उपग्रह भी है। अब आते हैं बृहस्पति। बृहस्पति अपने अक्ष पर लगभग 10 घंटे में घूमती है और सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 12 वर्ष का समय लेती है, 11.86 वर्ष का समय लेती है। इसके पास 63 उपग्रह हैं और शनि ग्रह लगभग 10.3 घंटे में एक चक्कर लगाती है और सूर्य के एक चक्कर लगाने में लगभग 30 वर्ष का समय लेती है, लगभग 30 वर्ष, 29.46 वर्ष का समय लगती है। और शनि ग्रह के पास 62 उपग्रह हैं। यूरेनस अपने अक्ष पर घूमने में 62.2 घंटे का समय लेती है और 84 साल में एक चक्कर सूर्य की लगाती है यूरेनस, यानी कि अरुण ग्रह जो है वो अपने अक्ष पर 16.2 घंटे में घूमती है। लेकिन सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 84.1 वर्ष का समय ले लेती है और इसके पास 27 उपग्रह हैं। अब आते हैं वरुण जो है वो 18.5 घंटे में अपने अक्ष पर घूमती है, लेकिन सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 164 वर्ष यानी 165 वर्ष का समय ले लेती है। इसके पास 13 उपग्रह हैं। अब आते हैं हाल के अनुसंधान एवं खोज के उपरांत प्लूटो ग्रह को सूची से निकाल दिया गया है। मतलब कि हाल ही में कुछ अनुसंधान द्वारा खोज किया गया और प्लूटो ग्रह को ग्रह की सूची से निकालकर क्षुद्र ग्रह के रूप में डाल दिया गया। कभी कभी आकाश में टूटकर गिरते हुए तारे दिखाई देते हैं। ये तारे नहीं होते बल्कि ये पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों से टूटकर गिरते हैं। इन्हें ही उल्कापिंड कहा जाता है। मतलब उल्कापिंड क्या है? तो उल्कापिंड जो है वो कभी कभी आकाश से टूटकर गिरते हुए तारे की तरह दिखाई देते हैं। उल्कापिंड क्या होता है? तो आकाश में टूटकर गिरते हुए तारे की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन ये तारे नहीं होते। ये पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों से टूटकर गिरते हैं। जो सूर्य के चारों ओर चक्कर पिंड लगाते हैं उनसे टूटकर गिरता है, तो वही होता है उल्कापिंड। उल्कापिंड क्या है? तो उल्कापिंड जो है वो आकाश में टूटकर गिरते हुए तारे जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन तारे नहीं होते। छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों से टूटकर गिरते हैं, जिन्हें हम लोग उल्कापिंड कहते हैं। टूटकर गिरने की प्रक्रिया में वायु के साथ घर्षण के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। जब उल्कापिंड गिरता है तो पत्थर जो होता है वायु के साथ घर्षण करता है। घर्षण होने के कारण इनमें आग लग जाती है, जिसके कारण ये जल जाते हैं, जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है। कई बार उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिर जाते हैं। कई बार क्या होता है कि उल्कापिंड जो होता है बिना जले बिना पृथ्वी पर गिर जाता है, जिससे पृथ्वी पर बड़ा गड्ढा का निर्माण हो जाता है। अब आते हैं हम लोग ध्रुव तारा। यह एक स्थिर तारा है। यह उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के उत्तरी अक्ष पर अवस्थित होता है। ध्रुव तारा जो है वो एक स्थिर तारा है और ध्रुव तारा जो है वो उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के उत्तरी अक्ष पर अवस्थित है। विषुवत रेखा पर किसी भी स्थान से देखने पर ध्रुव तारा क्षैतिज पर दिखाई पड़ता है, परंतु ज्यों-ज्यों हम ध्रुव की ओर बढ़ते हैं क्षैतिज से उसकी ऊंचाई बढ़ने लगती है। क्षैतिज से ध्रुव तारे की ऊंचाई जितनी डिग्री होगी उस स्थान का अक्षांश भी उतना ही डिग्री होगा। यह हमेशा उत्तरी दिशा में दिखाई देता है। इसीलिए प्राचीन काल से ही नाविकों को समुद्र में उत्तर दिशा का ज्ञान होता था। मतलब कि ध्रुव तारा जो है वो हमेशा किधर होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में होता है और पृथ्वी के उत्तरी अक्षांश पर होता है। और प्राचीन काल के लोग जो नाविक थे,
वो समुंदर में दिशा का पता कैसे लगाते थे? तो ध्रुव तारा के माध्यम से पता लगाते थे। तारों के कई विशेष समूह हैं। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो सूर्य विभिन्न तारों के समूहों के बीच नजर आता है। ऐसे समूह की संख्या 12 है जिन्हें हम लोग राशि बोलते हैं। मतलब राशि किसे बोलते हैं? तो तारों का कई विशेष समूह है। जब पृथ्वी सूर्य के परिक्रमा करती है तो सूर्य विभिन्न तारों समूहों के बीच नजर आता है। ओहो, तो राशि क्या है? राशि जो है वो जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है तो सूर्य जो होता है वो विभिन्न तारों समूहों के बीच नजर आता है। और ये समूह जो है वो 12 है। ऐसे समूह कितने हैं? तो 12 है। विभिन्न तारों का समूह कितना है? 12 है, जिसे हम लोग राशि बोलते हैं। मतलब राशि की संख्या 12 हो गई। इन राशियों में जो तारे हैं वे किसी न किसी आकृति की तरह नजर आते हैं। उन्हीं आकृतियों के नाम पर इन राशियों का नाम दिए गए। ये राशि कौन कौन है? तो राशियों की संख्या 12 है। राशि की संख्या 12 है। कैसे राशि का पता चला? तो जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो सूर्य विभिन्न तारों के समूह से होकर गुजरता है, जिसकी संख्या 12 है। तो ये 12 राशि जो है वो इस प्रकार है। एक है मेष, एक है वृष, एक है मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ तथा मीन। पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न तारों का समुदाय है जिनकी संख्या 23 है। पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न तारों का समुदाय है जिसकी संख्या 23 है। चांद को पृथ्वी की परिक्रमा करने के दौरान किसी न किसी तारों के इन समूहों के सामने गुजरना पड़ता है। इन तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। अब आते हैं नक्षत्र के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न तारों का समुदाय है। जब चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है तो चंद्रमा किसी न किसी तारों के समूह से गुजरती है, जिसे हम लोग नक्षत्र कहते हैं। नक्षत्र, और इनकी संख्या कितनी है? 23 है। और नक्षत्रों का नाम इस प्रकार है: अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्या, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फल्गुनी, उत्तरा फल्गुनी, हस्त यानी हथिया, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, जेठस, मूल्य, पूर्व आषाढ़, उत्तर आषाढ़, श्रावस, घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भद्रापाद, उत्तर भद्रापाद एवं रेवती। पृथ्वी इनसे प्रत्येक नक्षत्र को 14 दिन में पार कर लेती है। पृथ्वी इनमें से प्रत्येक नक्षत्र को 14 दिन में पार कर लेती है। इसीलिए नक्षत्रों की अवधि जो होती है वो 14 दिन की होती है। अब आते हैं ज्योतिष विद्वान मानते हैं कि नक्षत्र और मौसम में गहरा संबंध है। एक नक्षत्र में मौसम की दशा देखकर दूसरे नक्षत्र के मौसम का पूर्व अनुमान भारतीय ज्योतिष की परंपरा रही है। अब आते हैं जैसे हम लोग जानते हैं, जैसे ये इस प्रकार फिर से नक्षत्र के बारे में जानते हैं। तो नक्षत्र किसे बोलते हैं? पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न तारों का समुदाय है और इनकी संख्या 23 है। जब चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर परिक्रमा करती है तो उस समय पृथ्वी की परिक्रमा करने के दौरान तारों के इन समूह से गुजरना पड़ता है। इन तारों को समूह को नक्षत्र कहते हैं। नक्षत्रों की संख्या 23 है और पृथ्वी इनमें से प्रत्येक नक्षत्र को 14 दिन में पार करती है। इसीलिए नक्षत्रों की अवधि की संख्या 14 दिन की होती है। ज्योतिष के विद्वान मानते हैं कि नक्षत्र और मौसम में गहरा संबंध है। जब पृथ्वी एक नक्षत्र को 14 दिन में पार करती है तो एक मौसम खत्म हो जाता है और उसके अनुसार मौसम का पूर्वानुमान लगाया भी जा सकता है। गोविंद को ब्रह्मांड की विशालता एवं रहस्य का पता लगा। जैसे नई जानकारियाँ मिली थी, वह काफ़ी खुश होकर घर लौटा। अब आते हैं हम लोग आकाशगंगा और तारों का नदी। आकाशगंगा यानी कि तारों का नदी।
ग्रह के अलावा ब्रह्मांड में अनेक आकाशगंगा भी है। गोविंद ने पूछा, ये आकाशगंगा क्या है पिताजी? खुले आकाश में कहीं कहीं रास्ते की तरह दूर तक असंख्य तारों की फैली सफ़ेद चमकदार पट्टी जो चौड़ी है, इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी की तरह की गई है। इसे ही आकाशगंगा कहते हैं। तो आकाशगंगा किसे कहते हैं? तो आकाशगंगा में बहुत असंख्यक तारे होते हैं जो सफ़ेद चौड़ी चमकदार पट्टी में होती है और एक नदी की तरह बहती हुई नज़र आती है, जिसे हम लोग आकाशगंगा कहते हैं। आकाशगंगा में 100 करोड़ से भी तारे अधिक होते हैं। अब आते हैं सप्तऋषि, तारों का समूह। गोविंद, जब रात में तुम देखोगे तो उत्तर दिशा में 7 तारों का एक समूह नजर आएगा, जिसे हम लोग सप्तऋषि के नाम से जानते हैं। भारतीय विद्वानों ने इनका नामकरण ऋषियों के नाम पर किया है, जो इस प्रकार हैं। तो ऋतु, पुलह, पुलत्स्य, अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा, मरीचि। यूनानो ग्रंथों में इसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एपिसिलोन, एटा एवं जेटा कहा जाता है। ऋतु एवं पुलह को मिलाने वाली रेखा उत्तर दिशा का सूचकांक है। तो सप्तऋषि क्या है? तो सप्तऋषि जो है वो 7 तारों का एक समूह है। भारतीय विद्वानों ने इसका नामकरण इस प्रकार किया: ऋतु, पुलह, पुलत्स्य, अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा, मरीचि। यूनानी ग्रंथों में इसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एपिसिलोन, एटा, जेटा कहा जाता है। ऋतु एवं पुलह को मिलाने वाली रेखा उत्तर दिशा का सूचक होता है। जो ऋतु और पुलह होती है, जो ऋतु और पिला सप्तऋषि है, इनको मिलाने वाली रेखा उत्तर दिशा की सूचक होती है। तो ये आज हमारा चैप्टर, आज हम लोगों का ये चैप्टर पूरा। तो बच्चों, आज ये हम लोगों का पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया। अब हम लोग इनमें से कुछ क्वेश्चन आंसर है, इनको करेंगे। इनको हम लोग कल एक छोटा सा वीडियो में करके अपलोड कर देंगे। ये सब क्वेश्चन। आप सभी लोगों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।